हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने संगम काल के इतिहास को देखा था और संगम काल से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं को पढ़ा था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो कल ही अपलोड किया गया था जो वीडियो, जिसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत से संबंधित प्रमुख राजवंशों की भौगोलिक स्थिति मैप पे किस प्रकार से है और साथ ही साथ उन भौगोलिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग राजवंशों को पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से पल्लव वंश और चालुक्य वंशों को पढ़ा था। आज के हम लोग इस वीडियो में जो बचे हुए विभिन्न राजवंश थे उनको पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रकूट वंश, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वंशों में शामिल है दक्षिण भारत के। तो आज के इस वंश के क्रम में इनको पढ़ने के साथ साथ इनके प्रमुख बिंदुओं को और दक्षिण भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ जब वातापी के चालुक्यों का पतन होता है, और वहाँ पर राष्ट्रकूट वंशों की स्थापना जो है वो दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने की। तो कई बार संस्थापक से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न संस्थापक एवं उनके स्थापनाकर्ता को मिलान करने संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में याद रख सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंशों के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी इनकी राजधानी। और कई एग्जाम में ये मान्यखेत से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों की, तो कई शासक हुए जो कि एक लंबे शासनकाल के दौरान कुछ हद तक प्रचलित भी रहे, बहुत अधिक प्रचलित नहीं रहे लेकिन कुछ प्रचलित रहे। जैसे कृष्ण प्रथम काफ़ी प्रचलित थे, ध्रुव, गोविंद, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय एवं कृष्ण तृतीय, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में आपको नाम याद रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे नाम याद ही रहने चाहिए, लेकिन आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें और इसके चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज़रूर बना लें। उससे एक काफ़ी आइडिया लग जाएगा आपको कि किन नामों को ध्यान में रखना चाहिए और किन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय और तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक हुए थे। इन शासकों के द्वारा किए गए कार्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था और मैंने बताया भी था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से दूसरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो एलोरा में अर्थात महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में एकाश मंदिर के रूप में किया गया है। एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर के रूप में यह काफ़ी प्रचलित है और विश्व में काफ़ी प्रचलित है, और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कहाँ कराया गया, किसने कराया और एकाश्म पत्थर का है। इस तरह के कई प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे कि कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया गया था। कभी कभी आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि किस शासक ने कराया था, तो कृष्ण प्रथम आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछा जाएगा किस वंश ने इसका निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी समय राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश, ये 3 वंश थे जो कन्नौज में हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष के पार्ट थे। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये 3 प्रमुख राजवंश हमेशा आपस में लड़ा करते थे, जिसके कारण इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया था। राष्ट्रकूटों की तरफ से इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक जो था वो ध्रुव था। तो यहाँ आपने देखा कि इनके विभिन्न शासकों में अब ध्रुव की बारी आई। ध्रुव वह पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग लिया था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे।
इस वंश का सबसे अंतिम प्रमुख शासक कृष्ण तृतीय था, जो कि इस वंश का सबसे अंतिम शासक के रूप में भी जाना जाता था। और इसी के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो ये कुछ बेसिक है जिन्हें आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपने देखे होंगे। तैलप द्वितीय जो थे वो कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक बनते हैं। कल के आपने अगर मैप देखा होगा तो उसमें याद रहेगा आपको, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक बनते हैं और उन्होंने राष्ट्रकूटों पर विजय स्थापित करके जो है एक नए वंश की स्थापना कर दी। तो कल के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो खास करके ये महाराष्ट्र क्षेत्र में जहाँ पर राष्ट्रकूटों का उदय हुआ था, इन राष्ट्रकूटों को पराजित करके ही इसी क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की जाती है। और तैलप द्वितीय जो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे, उसी को पतनकर्ता माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का। अर्थात राष्ट्रकूटों को पराजित करके किसने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की, तो तैलप द्वितीय ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों के संबंध में कहा जाए तो ये शैव धर्म को ही मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों से जुड़े हुए कला संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास भी राष्ट्रकूटों ने किया था। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं। इन गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने ही करवाया था। कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। और यह गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चूँकि इनका शासन क्षेत्र ही महाराष्ट्र क्षेत्र में था, इसीलिए इनका निर्माण भी उन्होंने महाराष्ट्र में ही कराया। कई गुफाएं जो है एक मंजिला से ज़्यादा होकर के 2 मंजिले 3 मंजिले गुफाएं भी बनाई गई हैं। इन गुफाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें टोटल 34 गुफाएं बनाई गई हैं जो 3 धर्मों से संबंधित है। 1 से लेकर के 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से लेकर के 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। इस तरह के कई पीसीएस एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, और ऑप्शन दिए जाते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, क्योंकि तीनों ही धर्मों से इन गुफाओं का संबंध है। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात एक महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा गुफा जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न ये भी बना करके पूछा जा सकता है कि एलोरा में विभिन्न धर्मों की गुफाएं मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है जो 13 से लेकर के 29 तक है। अब आप इसे याद रख सकते हैं, 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 34 गुफाओं में ये गुफाओं का विभाजन धर्मों के आधार पर इस रूप में देखने को मिलता है। इन गुफाओं को सबसे पहले खोजने वाले व्यक्ति, एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था, एक फ्रांसीसी यात्री थे थेबियन। इन्होंने ही सबसे पहले जो है इन गुफाओं की खोज की और इसका उल्लेख जो है वो किया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रकूटों से संबंधित प्रश्नों की दृष्टि से आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन्हें याद रखना था। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग, इनकी राजधानी थी मान्यखेत, इनके प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम सबसे ज़्यादा प्रचलित थे, ध्रुव, गोविंद, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय एवं कृष्ण तृतीय प्रमुख शासक थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया, जो कि एकाश्म पत्थर का बना हुआ कैलाश मंदिर है जो काफ़ी प्रचलित है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रकूट जो थे वो पाल प्रतिहार के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे और सबसे पहले राष्ट्रकूटों में अगर कोई शामिल हुआ था तो वह राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव था, जिसने इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था।
इसके अलावा इस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक था वो कृष्ण तृतीय था, जिसके समय कन्नड़ कवि जो है रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण नामक जो है ग्रंथ की रचना की। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट वंशों के पतन के समय तैलप द्वितीय ने जो है उन पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंशों का पतन कर दिया और वहाँ पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है कर दी। तो इस प्रकार से जो है कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना राष्ट्रकूट वंशों के पतन के पश्चात ही हो पाता है। और राष्ट्रकूट वंशों से धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये विभिन्न धर्मों से संबंधित थे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पर मौजूद एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, और ये निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कल्याणी के चालुक्यों की। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सिर्फ संस्थापक से पूछा जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो तैलप द्वितीय थे और इसके सबसे प्रमुख शासक भी तैलप द्वितीय ही थे। तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को हटा करके राष्ट्रकूट क्षेत्र में ही कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य को पढ़ा था। इनकी भी प्रारंभिक राजधानी मान्यखेत थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी कल्याणी हो जाती है, इसीलिए इन्हें कल्याणी के चालुक्य के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रकूटों को पराजित करके इन्होंने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना किस वंश के समाप्ति के पश्चात हुआ था, या किस वंशों के अवशेषों पर जो है चालुक्य वंशों की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो विक्रमादित्य षष्टम यानी विक्रमादित्य 6 था। और विक्रमादित्य 6 के समय ही एक मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की गई और इसके विधिवेता जो थे वे विज्ञानेश्वर थे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अदरवाइज चालुक्यों से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके इसके संस्थापक से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। तो मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने की है, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश के समय रहते थे। तो इस तरह से आपने राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंशों को देखा। अब हम लोग आते हैं चोल वंश की तरफ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इन वंशों के क्रम में, और सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में तो चोल वंश से ही देखने को मिलते हैं। चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विद्यालय थे, और आपको ये याद रखना है कि पहले जो चोल वंश बना था उसके संस्थापक कड़िकल थे, जो कि संगम काल के समय की बात थी। तो संगम काल के संस्थापक पूछे जाएंगे तो कड़िकल होगा, लेकिन अगर यह पूछा जाएगा कि चोल जो 8वीं शताब्दी में आते हैं तो उनके संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना मूल रूप से अगर आप मैप देखेंगे तो तमिल क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है चोल वंश की स्थापना देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना की गई। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी, जो कि तमिलनाडु में ही थी। और पल्लवों के पतन के पश्चात, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पल्लव क्षेत्र जो थे वो मूल रूप से तमिल क्षेत्र में ही थे। तो पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में जो है चोल वंश की स्थापना हुई और तमिल क्षेत्रों में ही चोल वंश का विकास हुआ। चोल वंश के 2 प्रमुख राजा हुए जिन्हें हमेशा याद रखना है, एक है राजराज प्रथम और दूसरा है राजेंद्र प्रथम। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी होता रहता है, तो इससे बचना है, लेकिन आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसे बांट दिया गया है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को। उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद कर पाएंगे। राजराज प्रथम ने तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक शिव मंदिर था और बहुत ही प्रचलित रहा। तो पूछा जाता है कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था, तो राजराज प्रथम। अब यहाँ नाम से भी आप याद कर लेंगे, राजराज और ये भी है राज राजेश्वर मंदिर। तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक शैव मंदिर यानी शिव मंदिर था। दूसरा है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के शासक महिम पंचम, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण जो है किस चोल शासक ने किया था, तो राजराज प्रथम ने किया था और वहाँ के शासक महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था। और जैसे ही वो भाग करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं तो उसके अधिकांश भागों पर जो है चोल राजा राजराज प्रथम ने जो है अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से श्रीलंका को चोल शासन में मिलाने
वाला जो शासक था वो राजराज प्रथम था। श्रीलंका के अधिकांश भागों को जो है उसने अपने साम्राज्य सीमा के अंदर मिला लिया था। तो यहाँ से राजराज प्रथम से 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, एक राजराजेश्वर मंदिर और दूसरा है श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका के अधिकांश भागों को अपने साम्राज्य में मिलाने के संबंध में। नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी के समय चोलों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। और सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार अगर चोलों का किसी राजा के समय हुआ था तो वह राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले पालों के क्षेत्र में आक्रमण किया, जो पाल बंगाल के क्षेत्र में शासन करते थे। तो आप मैप पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बंगाल का हिस्सा था और ये जो तमिलनाडु का हिस्सा था, तो यहाँ से बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करके राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक जो कि बंगाल में शासन करते थे महिपाल, उसको पराजित कर दिया। और पराजित, चूँकि बंगाल से होकर के गंगा नदी बहती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, तो इसने इस गंगा नदी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया और इस तरह से राजेंद्र प्रथम ने जब उस क्षेत्र को जीत लिया तो गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की, क्योंकि उसने गंगा क्षेत्र पर जो है अपना कब्जा जमाया था या अपना आधिपत्य जमाया था। तो इसका साम्राज्य सीमा बढ़ते बढ़ते गंगा क्षेत्र तक पहुंच गया और यही कारण है कि उसने अपने आप को एक उपाधि दी गंगेकोंड चोल की। इसके अलावा उसने एक शहर बसाया गंगेकोंड चोलपुरम, इसी नाम से उसने शहर भी बसाया और बाद में कहा जाता है कि तंजौर और तंजावुर की जगह उसने गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। तो गंगेकोंड चोलपुरम को उसने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। इसके अलावा उसी राजधानी क्षेत्र में उसने एक चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने चोलों से संबंधित 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। उसने पाल शासक महिपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसने गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक शहर का निर्माण करवाया जिसे उसने अपनी राजधानी बनाई और उसी राजधानी क्षेत्र में एक गंगा का पानी लेकर के एक तालाब बनवाया था जिसे नाम रखा था चोल गंगम। और इस तरह से राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे आप याद रख सकते हैं। लास्ट है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये प्रमुख राजवंशों से संबंधित पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। इन्हें निश्चित रूप से अभी याद कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये याद रहेगा आपको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं चोल वंश से संबंधित प्रशासन से संबंध में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न जो है यहाँ से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि चोलों के समय क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे नटराज की मूर्ति। नटराज जो कि भगवान शिव का जो है एक डांसिंग रूप है, नृत्य करता हुआ रूप है जिसे नटराज रूप कहा जाता है। तो चोल काल में ही सबसे पहले भगवान शिव के नटराज रूप की कल्पना की गई और कांसे की नटराज मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले अगर किसी काल में होता है तो चोल काल में होता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूसरा जो है स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन के संबंध में अगर देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि स्थानीय क्षेत्र पर स्वशासन की परंपरा की शुरुआत भारत में सबसे व्यवस्थित रूप में अगर किस काल में शुरू हुई थी तो चोल काल में शुरू हुई थी। क्योंकि चोलों के समय स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की समितियां पाई जाती थी। एक समिति को कहते थे उर, जो सर्वसाधारण गांव के ग्रामीण लोगों की संस्था थी, और दूसरा था सभा, जो कि गांव के ब्राह्मण या वरिष्ठ लोगों की सभा थी। उर के माध्यम से सार्वजनिक कार्य किए जाते थे, तालाब निर्माण करवाना, सड़क निर्माण करवाना। तो इस तरह से स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी से कार्य कराने की परंपरा को स्थानीय स्वशासन के रूप में देखा जाता है। और इस तरह की परंपरा की शुरुआत भारत में सबसे पहले अगर किसी काल में हुई तो चोल काल में हुई। और यूपीएससी से लेकर के विभिन्न पीसीएस और एसएससी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि
सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का विकास जो है वो किस काल में देखने को मिलता है, तो चोल काल में। या ये भी पूछा गया है कि किस वंश की सबसे प्रमुख विशेषता वहाँ पर स्थानीय स्वशासन थी। या फिर ये भी पूछा जाता है कि चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि ऊर जो है वो सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, मतलब समिति थी, और सभा वरिष्ठ एवं जो समाज के अग्रवर्ग थे उनकी सभा को कहा जाता था। इसके अलावा व्यापारियों के जो सभा होती थी उसको नगरम के नाम से जाना जाता था। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हैं कि व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। इसके अलावा अगर कुछ अन्य पॉइंट देखें चोल वंश से संबंधित, तो चोल काल में जो टैक्स था वो टैक्स 1/3 टैक्स लिया जाता था। तो ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि चोल काल में जो है वो टैक्स कितना प्रतिशत लिया जाता था, तो 1/3 जो है वो टैक्स लिया जाता था। और चोलों से संबंधित एक और है, चूँकि चोल व्यापारिक केंद्र थे तो चोलों के समय जो कावेरी पत्तनम था, जो बंदरगाह था, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और इसके प्रशासन के संबंध में अगर हम लोग देखें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ भी चोलों के बड़े से साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिसे मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को जो है कुट्टम में विभाजित किया गया था, कोट्टम में विभाजित किया गया था, कोट्टम को नाडु में विभाजित किया गया था, और जो सबसे नीचे ग्रामीण क्षेत्र था उसे कुर्रम कहा जाता था, और ये गांव का क्षेत्र होता था। तो इस तरह से चोल के बड़े से साम्राज्य को मंडलम अर्थात प्रांत राज्यों में बांटा गया। राज्यों से नीचे कोट्टम और कोट्टम के नीचे नाडु, और सबसे नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र था वो था कुर्रम। तो इस प्रकार से चोल की संपूर्ण शासन व्यवस्था जो में प्रशासन का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य राजवंशों के संबंध में प्रशासन संबंधी जानकारी कम मिलते हैं, लेकिन चोलों के प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कावेरी पट्टनम से लेकर के ये विभिन्न विशेषताएं और इनके प्रशासनिक ढांचे आदि को भी थोड़ा बुक से देख लेंगे, और इसके अलावा आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे। एनसीईआरटी या कोई भी बुक आपके पास है तो एक बार उसे पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चलेगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।